शुभ प्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी व्याकरण वाक्य, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम वाक्य के भेदों पर चलेंगे। यदि हम वाक्य पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमको ध्वनि पर जाना होगा। वर्ण अक्षर, और यही अक्षर शब्द बनाते हैं, और इन्हीं सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो होता है वो वाक्य की संरचना करता है, वाक्य को बनाता है। तो वाक्य का तात्पर्य हुआ कि व्यवस्थित व आशय से युक्त जो सार्थक शब्दों का समूह है उसे हम वाक्य कहते हैं। ये तो वाक्य की डिफिनेशन हो गई, वाक्य की परिभाषा हो गई। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि किसी भी भाषा की प्रारंभिक इकाई जो होती है उसकी वो ध्वनि होती है, उसका वर्ण होता है जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हो। उसके बाद जैसे मिट्टी है, मिट्टी से ईंट है, ईंट से दीवार बनी, दीवार से कई दीवारें मिलकर के एक रूम का निर्माण करते हैं, एक कमरे का निर्माण करते हैं, और कई कमरे मिल करके एक भवन का निर्माण करते हैं, और कई भवन मिल करके एक मोहल्ले का निर्माण करते हैं, कई मोहल्ले मिल करके एक शहर का निर्माण करते हैं, कई शहर मिल करके एक जनपद, कई जनपद मिल करके एक प्रांत, और कई प्रांत मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं, और कई देश मिल करके एक कॉन्टिनेंट्स, एक द्वीप का निर्माण करते हैं, और कई देश मिल करके एक संसार का निर्माण करते हैं। ठीक उसी क्रम में हम भाषा के रूप में लेते हैं तो तृतीय इकाई के रूप में हमें वाक्य मिलता है। जैसे वर्ण हुआ, वर्ण से शब्द हुआ, शब्द से वाक्य हुआ, वाक्य से अनुच्छेद हुआ, अनुच्छेद से पाठ हुआ, पाठ से पुस्तक हुई, पुस्तक से लाइब्रेरी हुई, लाइब्रेरी या पुस्तक के बाद साहित्य हुआ, कई पुस्तकें मिलकर के साहित्य का निर्माण, एक भाषा है। तो देखते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमें कुछ अर्थ की प्रतीत होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब ध्यान मुझे देना होगा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मुझे दो चीजें कि वाक्य के आधार पर, अर्थात वाक्य का अगर हम भेद करते हैं तो हमें इसके दो भेद मिलते हैं। नंबर एक अर्थ के आधार पर, और नंबर दो रचना के आधार पर। अब विषय अनुसार अर्थात सिलेबस के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर, कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो इसका भेद किया गया है वाक्य का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो कक्षा 8 में ही इसको पढ़ा दिया जाता है, अध्यापित कर दिया जाता है। कक्षा 10 में रचना के आधार पर वाक्य के भेद का वर्गीकरण यहां पर किया गया है। तो हम अर्थ के आधार पर नहीं बल्कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम रचना शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। रचना स्ट्रक्चर अगर हम इंग्लिश में जानते हैं तो इसका जो समानार्थी शब्द होता है
वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट। अर्थात ढांचे में, किस ढांचे में ये बना हुआ है उसके आधार पर। आई बात समझ में कि रचना के आधार पर, अर्थात जो वाक्य का भेद है रचना के आधार पर, अर्थात इसके बनावट के आधार पर कितने इसके भेद होते हैं, कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मेरे समझ में ये बात लागू हो गई कि रचना में होता है बनावट, बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसके भी 3 भेद होते हैं मुख्यतया। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। तो बच्चों सबसे पहले अब हम सरल वाक्य की तरफ चलेंगे। सरल वाक्य की जैसे कि परिभाषा दी गई है कि जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे खाना खाकर बच्चे स्कूल चले गए। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, क्रियापद भले अलग अलग हो, लेकिन कार्य का संपादन जो है वह एक क्रिया के माध्यम से हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। कोई जटिलता नहीं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस। अब थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देंगे कि कभी कभी यदि हम ध्यान दें तो एक क्रियापद से भी ज्यादा इसमें क्रियापद होते हैं। तो उस क्रियापद के आधार पर अगर हमें कई क्रियाएं मिलती हैं तो घबराना नहीं चाहिए। यदि हमें कई क्रिया मिल रही है सरल वाक्य में तो उसके आधार पर, कई क्रियापदों के आधार पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी परिभाषा बताती है कि मुख्य क्रिया एक ही उसकी होगी और जो वाक्य मुख्य क्रिया से संपादित हो रहा होगा वो सरल वाक्य कहलाएगा। भले ही क्रियापद एक से अधिक हो जाएं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी क्रियापद हो सकती हैं, 5 भी क्रियापद हो सकते हैं, किंतु मुख्य क्रिया वाक्य के संपादन का जो भार है वो एक ही मुख्य क्रिया के अगर आधार पर होता है तो हम उसे सरल वाक्य की संज्ञा में रखेंगे, सरल वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। और इसके आधार पर एक क्रिया वाले सरल वाक्य होते हैं, जैसे मोहन खेला, जैसे मोहन खेला, सोहन खेला, एक क्रिया वाला होता है। सोहन खेला ये सरल वाक्य है। और 2 क्रियापद, कभी कभी ऐसे भी वाक्य होते हैं कि जिनमें 2 क्रियाएं होती हैं साथ साथ, लेकिन मैंने बताया है कि आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि उस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है क्या वो संपादन कर रही है वाक्य का। अगर मुख्य वाक्य में, अगर सरल वाक्य में मुख्य क्रिया का संपादन करने वाली एक है तो वो सरल वाक्य होगा। अब इसमें देखिए 2 क्रिया वाला पद है लेकिन सरल वाक्य है, वह पढ़ने जाता है। जाता है 2 क्रियापद है किंतु सरल वाक्य है। वह पढ़ने जाता है 2 क्रियापद लेकिन सरल वाक्य। 3 क्रियापद, आशा सो रही थी, आशा सो रही थी, सो रही थी किंतु सरल वाक्य। 4 क्रियापद, एक ही सरल वाक्य में 4 क्रियाएं हैं लेकिन समापिका जो क्रिया है वो क्या है, इस पर हमें ध्यान रखना होगा। वह ही गाता जा रहा था। मुख्य क्रिया एक, बाकी सब पूर्वकालिक क्रियाएं, लेकिन समापिका क्रिया रहा था। वह गीत गाता जा रहा था, गाता जा रहा था। 4 क्रियापद, 5 क्रियापद,
सुरेश हंसता हुआ जा रहा था। सरल बात, सुरेश हंसता हुआ जा रहा था, हंसता हुआ जा रहा था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सरल वाक्य है उसमें कभी कभी एक क्रियापद तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन कभी कभी 2 क्रियापद भी हो जाते हैं, 3 क्रियापद हो जाते हैं, 4 क्रियापद हो जाते हैं, 5 भी क्रियापद हो जाते हैं। किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात का घबराना नहीं चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मुख्य क्रिया कहाँ है, अर्थात मुख्य क्रिया हमेशा समापिका क्रिया होती है जो वाक्य के संपादन का कार्य करती है, और उसे हमें खोजना चाहिए और उसके आधार पर हम उसे सरल वाक्य कहने में सहजता महसूस करेंगे। जैसे ही हमें समापिका क्रिया मिल जाएगी और वही मुख्य क्रिया होगी तो हम सरल वाक्य उसको कहेंगे। तो मेरी समझ से जो सरल वाक्य है बहुत ही सरल है वास्तव में, इसीलिए इसका नाम सरल वाक्य रखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान या कोई भी जटिलता इसमें नहीं है। एक ही वाक्य है, उसमें जो समापिका क्रिया है उसको पहचान करके हम सरल वाक्य कह सकते हैं। तो अब थोड़ा सा प्रश्न ये उठता है कि हम समापिका क्रिया या मुख्य क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। सरल वाक्य में मुख्य वाक्य से वाक्य समाप्त होता है, सरल वाक्य में मुख्य वाक्य से ही वाक्य समाप्त होता है, यही इसकी पहचान। अर्थ की पूर्ववर्ता भी मिलती है, जैसे वह नाच कर मुस्कुराकर सबका मन मोह लेता है, वह नाच कर मुस्कुराकर सबका मन मोह लेता है। क्रियाएं तो हैं किंतु मोह लेता है, नाच करके भी है, मुस्कुरा करके भी है, ये पूर्ववर्ती क्रियाएं हैं, लेकिन इससे समापिका हमारे वाक्य का समापन नहीं हो रहा है, लिहाजा ये समापिका क्रिया नहीं है, मोह लेता है। लास्ट में अंत में हमने देखा कि हमारे वाक्य में जो समापिका क्रिया है वो मोह लेता है। तो इसलिए यह सरल वाक्य है और इसकी मुख्य क्रिया की पहचान हम इस तरीके से करेंगे। तो बेटा मुझे यह विश्वास है कि ये सरल वाक्य जो आपने देखा ये निश्चित ही आपने जो पढ़ा वो निश्चित ही आपकी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। मैंने बताया रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य नाम से ही है। अभी आपने देखा कि संयुक्त वाक्य जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब यहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। अगर दोनों वाक्यों को अलग अलग भी कर दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम होते हैं और वो दोनों समुच्चय बोधक प्रीपोजिशन या और अथवा से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश में जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किंतु, परंतु, या, और, नहीं तो, वरना, अन्यथा, इसलिए, चाहे न चाहे, लेकिन, किंतु, मगर आदि जो समुच्चय बोधक शब्द हैं ये संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं। और थोड़ा सा हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि कभी कभी ये समुच्चय बोधक वाक्य का लोप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो संयुक्त वाक्य ही होता है। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, इसमें और छुपा हुआ है। लेकिन वाक्य कभी कभी हमारे सामने ऐसा आता है कि रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, तो इसमें और जो है
समुच्चय बोधक जो है, प्रीपोजिशन जो है वो छिपा हुआ है। किंतु ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि हम तो ये देख रहे होंगे कि इसमें समुच्चय बोधक कहा है, जो समुच्चय बोधक देखे और तुरंत फट से लगा दिए संयुक्त वाक्य। लेकिन हम इस बात पर फोकस इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी जो है वो समुच्चय बोधक जो है वो बीच से हटा दिया जाता है, उसका लोप हुआ होता है, लेकिन फिर भी संयुक्त वाक्य होता है। जैसे रहने वाले रहें, जाने वाले जाएं, तो इसमें और छिपा हुआ है, रहने वाले रहें और जाने वाले जाएं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि संयुक्त वाक्यों का भेद कितना है। संयुक्त वाक्यों के भेद के आधार पर हम देखते हैं तो इसके मुख्यतः 4 भेद हैं। नंबर 1, संयोजक संयुक्त वाक्य, संयोजन से जिसका होता है संयुक्त वाक्य, जैसे मैंने अभी बताया, और, अथवा, किंतु, परंतु, पर। और अब हम देखेंगे विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक संयुक्त वाक्य ये 2 स्थितियां या कार्य व्यापारों के बिल्कुल एक विकल्प के रूप में दिखते हैं। एक को करो अथवा एक को रिफ्यूज कर दो, मना कर दो। इसे हम विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, करो या मरो, एक स्वीकारात्मक है और एक नकारात्मक विकल्प के रूप में है, वैकल्पिक है। मीन्स कहने का मतलब कि कार्य करो अथवा चले जाओ, हट जाओ। तीसरे रूप में हम देखते हैं कि विरोध सूचक जो है संयुक्त वाक्य होता है, विरोधवाचक होता है। उदाहरण के तौर पर, वह मर जाएंगे पर रिश्वत नहीं लेंगे। वह गाने में तो अच्छा है मगर पढ़ता नहीं है, विरोध सूचक। पर मगर ये विरोध वाचक संयुक्त वाक्य है। इन पर भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये विशिष्ट बातें हैं संयुक्त वाक्य की। अगले क्रम में हम देखते हैं परिमाणवाची। इसमें कर्ता तथा परिणाम का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, तुम मान जाओ वरना पिटोगे। बाजार की दुकानें बंद थी अतः हड़ताल होगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद है। तो हमने देखा कि संयुक्त वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसमें 2 प्रधान वाक्य, 2 मुख्य वाक्य या 2 से अधिक मुख्य वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं और दोनों अलग अलग अर्थ प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। बीच में किंतु, परंतु या और से वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। थोड़ी सी कुछ सावधानी है इनके भेदों पर, जैसा मैंने बताया, इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो से ये जुड़े हुए होते हैं। व्याधिकरण योजक चिन्हों से जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य हो चुका है। अब हम मिश्रित वाक्य के ऊपर चलते हैं, जिसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की परिभाषा, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे
मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी। नाम के आधार पर ही हम इसको समझ सकते हैं। मिस्र मीन्स होता है मिला हुआ, मिला हुआ, एक से अधिक। अब उधर संयुक्त था, संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, और मिस्र मीन्स मिला हुआ। नाम के आधार पर अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सरल जो सीधा है, सरल है, एक ही मुख्य क्रिया है। संयुक्त जो दो है, दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं। मिश्रित जो एक है किंतु उसमें बहुत सारे और भी मिले हुए हैं। तो जो एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक उपवाक्य जो समानाधिकरण चिन्हों से, समानाधिकरण शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, अर्थात उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी। मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी, जो खो गई थी, जो खो गई थी, जो खो गई थी आश्रित वाक्य है। मुझे वह पुस्तक मिल गई मुख्य वाक्य है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम पहचान करेंगे इसमें मुख्य वाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो पहचान वाक्यों में प्रयोग की जो जिसे उसे यदि तो से जो वाक्य प्रारंभ किया जाता हो उसे हम आश्रित उपवाक्य के नाम से जानते हैं, या उसे हम मिश्र वाक्य कहने में कोई हिचक महसूस नहीं करेंगे। अब प्रधान वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम ये समझेंगे कि ये प्रधान वाक्य है, ये मिश्र उपवाक्य है। ये भी एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि प्रधान वाक्य की पहचान जो है ऐसे करेंगे कि जिसकी क्रिया मुख्य होगी, जिस वाक्य की क्रिया मुख्य रूप से अपने कार्य का संपादन कर रही होगी वही मुख्य अर्थात प्रधान वाक्य होगा। आश्रित वाक्यों का प्रारंभ मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो कि, जहां की, जिन्हें, जब, यदि, परंतु, जिसने, जिससे प्रारंभ होता है। तो क्लियर हो गया कि जिस वाक्य की क्रिया मुख्य रूप से होगी, मुख्य समापिका होगी, मुख्य रूप से कार्य कर रही होगी, उसे हम प्रधान वाक्य कहेंगे। और वह आश्रित वाक्य होगा जो इन व्याधिकरण शब्दों से प्रारंभ होगा, उसे हम आश्रित वाक्य कहेंगे। जो कि, जहां की, जिन्हें, जब, यदि, परंतु, जिसमें, जैसे आगे हम देखते हैं कि ये प्रारंभ, मध्य और अंत में भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आश्रित उपवाक्य हैं ये कहाँ आएंगे। ये कभी कभी प्रारंभ में भी आ जाते हैं, कभी कभी मध्य में भी आ जाते हैं, और कभी कभी वाक्य के अंत में भी आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, इसका मतलब कि वाक्य के प्रारंभ में भी आ जाते हैं, कभी कभी वाक्य के मध्य में भी आ जाते हैं, और कभी कभी वाक्य के अंत में भी आ जाते हैं। इसको हम देख सकते हैं इस प्रकार से भी। आएगा समझ में? जो पत्र मिला उसे शीला ने लिखा था। जो पत्र मिला पहले आ गया। अब मध्य में देखेंगे, वह शेर जो कल भाग गया था पकड़ा गया। वह शेर जो कल भाग गया था पकड़ा गया। जो कल भाग गया था मध्य में आ गया, आश्रित उपवाक्य। अब हम लास्ट में देखेंगे, वह छात्रा प्रथम आएगी जो कोने में बैठी है। वह छात्रा प्रथम आएगी जो कोने में बैठी है। जो कोने में बैठी है यह आश्रित उपवाक्य है और अंत में भी आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य है, ऐसा कभी ना घबराएं आप कि वो एक ही जगह फिक्स होता है। वह वाक्य के प्रथम में भी आ सकता है, प्रारंभ में भी आ सकता है, वाक्य के मध्य में भी आ सकता है, और वाक्य के अंत में भी आ सकता है। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि वो एक व्याकरण शब्दों के द्वारा प्रारंभ होता है, जो कि, जैसे कि, जिसे, उसे, यदि, ये जहां से, ये जिस वाक्य से प्रारंभ होते हो, आप बेहिचक आप
आप ये समझ जाइए कि ये आश्रित उपवाक्य है। अब हम देखते हैं जो क्रिया वाक्य के अंत तक बनी रहती है वही मुख्य क्रिया होती है। स्पष्ट रूप से मैंने इसको पहले ही बता दिया है। अब आप ध्यान थोड़ा सा रखेंगे कि आश्रित उपवाक्य के भेद, आश्रित जो उपवाक्य हैं उनके मुख्यतः आप 3 भेद मानेंगे। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा से संबंधित उपवाक्य भी हो सकते हैं, विशेषण से संबंधित उपवाक्य भी हो सकते हैं और क्रिया विशेषण से संबंधित भी उपवाक्य हो सकते हैं। एक एक उदाहरण हम और जरूर देना चाहेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अध्यापक बनूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अध्यापक बनूं, ये संज्ञा उपवाक्य। इसमें कि मैं अध्यापक बनूं, ये संज्ञा उपवाक्य पद है। और विशेषण उपवाक्य के तौर पर हम देखेंगे कि मैं वे वस्तुएं नहीं लूंगा जिन्हें दान दे चुका हूं। मैं वे वस्तुएं नहीं लूंगा जिन्हें दान दे चुका हूं, ये विशेषण उपवाक्य है। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य आप जब भी जाना चाहें, आप जब भी जाना चाहें चले जाएं, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान वाक्य है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न और हम आपके सामने रखते हैं। एक और भी बात है कि इस क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है इसके 5 भेद प्रमुखतया पुनः हो जाते हैं। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 परिमाणवाचक और नंबर 5 कार्य कारण वाचक क्रिया विशेषण। अब थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम इस पर जरूर देना चाहेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य में ये मुख्य वाक्य के काल का निर्धारण करते हैं, बोध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं तभी जाऊंगा जब मेरा मन करेगा। मैं तभी जाऊंगा जब मेरा मन करेगा। तो यहां जब मेरा मन करेगा कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगले क्रम में देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में ये मुख्य वाक्य के स्थान का बोध कराते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कार्य होता है जो मुख्य वाक्य है उसके स्थान का बोध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर जहां खेत थे वहां रेलवे स्टेशन है, जहां खेत थे वहां रेलवे स्टेशन है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण है। आगे देखेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मीन्स होता है परंपराओं के रूप में, जैसे रीति या ढंग रिवाज का ये बोध कराते हैं। जैसे रात बीती ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे रात बीतेगी ठंड बढ़ती जाएगी। तो यहां पर रीति ढंग बताया जा रहा है क्रिया विशेषण के रूप में। परिमाण मीन्स होता है मात्रा। क्रिया विशेषण जो है वो परिमाण के रूप में, मात्रा के रूप में यह बताता है। जैसे जितना पानी रखा था उतना बह गया, जितना पानी रखा था उतना बह गया। जितना पानी रखा था ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जो आश्रित वाक्य का बता रहा है। आगे हम देखते हैं कार्य कारण क्रिया विशेषण। वह कार्य के कारण का बोध कराते हैं। जैसे वह इसलिए आया था ताकि मुझे आराम मिल सके। कार्य और कारण, उसके आने का कारण क्या था कि यह मुझे आराम मिल सके। वह इसलिए आया था कि मुझे आराम मिल सके, कार्य कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से आपने इन तीनों वाक्यों का जो कि रचना के आधार पर ये भेद किए गए हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। और जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप जरूर कमेंट में दर्शाइए और मुझे विश्वास है कि जरूर आपकी समझ में बात आई होगी। धन्यवाद।